लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक है। लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह ले रहे बैठक। तो बैठक में 8 सीटों पर तैयारियों की समीक्षा। तो सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बैठक में मौजूद हैं। तो मोहनलालगंज रायबरेली सीटों को लेकर यह बैठक है। लखनऊ है, मोहनलालगंज है, रायबरेली ये सीटें हैं जिसको लेकर बैठक चल रही है। अमेठी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा भी शामिल है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में मौजूद है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की बैठक जारी है। लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक को ले रहे हैं और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और तमाम सीटों को लेकर इस वक्त मंथन चल रहा है। चाहे वो लखनऊ की सीट हो, अमेठी की सीट हो, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा भी इनमें शामिल है। तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में शामिल हैं। तो लोकसभा चुनाव है और देखिए 2 चरण भी पूरे हो चुके हैं। तीसरे चरण की तैयारी है। 16 सीटों पर मतदान हो चुका है। 80 सीटें उत्तर प्रदेश में आती हैं। बची हुई इन तमाम सीटों पर यह मंथन चिंतन चल रहा है। इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण सीटें उस पर कहीं ना कहीं मंथन जारी है। और अधिक जानकारी के साथ राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में मौजूद हैं और जो बैठक चल रही है लोकसभा चुनावों को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तमाम सीटों को लेकर ये बैठकें हो रही है। क्या कुछ अभी महत्वपूर्ण जानकारी मिल पा रही है? बेशक ऋतु, 2 चरण के मतदान के बाद अभी 5 चरण का जो मतदान बचा हुआ है, जहां पे वोटिंग होनी है, उन सीटों को लेकर क्या समीकरण बनाया जाए कि जीत सर्वाधिक हो और भारतीय जनता पार्टी का जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है उसको आगे बढ़ाया जाए। इसी कड़ी में आज की बैठक अहम है। 4 बजे के आसपास गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच चुके थे और 6 बजे से ये बैठक चली है। भारतीय जनता पार्टी की यही तैयारियां उसको अन्य पार्टियों से अलग करती हैं। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी दिखती है कि वो चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव जीतने के लिए किस तरह से अपनी जंबो व्यवस्था के साथ तैयारी करती है। उनके नेताओं की कितनी गंभीरता है कि कभी पीएम की रैली होती है तो कभी अमित शाह का दौरा होता है तो कभी जेपी नड्डा का दौरा होता है। आज की बैठक काफ़ी अहम है क्योंकि राजनाथ सिंह भी जो लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं वो भी मौजूद हैं लखनऊ में। इसके अलावा जो दोनों डिप्टी सीएम हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक में मौजूद हैं और लखनऊ के साथ साथ हम अमेठी की बात कर लें, रायबरेली की बात कर लें, कैसरगंज की बात कर लें या अन्य जो समीपवर्ती जिले हैं जहां पे चुनाव होने हैं जल्दी ही, उन सीटों को लेकर कैसे जातीय समीकरण को सेट किया जाए, किन किन बातों का खास करके ध्यान रखा जाए, किन नेताओं को क्या नहीं बोलना है, इन सारे विषयों पे एक महत्वपूर्ण बैठक गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ली जा रही है। और शायद यही तैयारियों का क्रम भारतीय जनता पार्टी को अन्य पार्टियों से अलग करता है और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए जानी भी जाती है 24/7 365 डेज हमेशा इलेक्शन मूड में रहना। भारतीय जनता पार्टी का कभी आंतरिक सर्वे, कभी विकसित भारत का संकल्प यात्रा निकालना, इसके अलावा मोदी की गारंटी आम जनता को बताना। तो एक जो क्रम वाइज भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की तैयारियां हैं वो दिखाता है कि जब हम ऐसी तैयारी करते हैं तो हमको बड़ी जीत मिलती है। उसी क्रम में आज की भी बैठक है। अभी बैठक चल रही है। बैठक जब खत्म हो जाएगी तो सारी जानकारी सामने आएगी कि किन किन बिंदुओं पे ये बातचीत हुई, ये बैठक किन किन बिंदुओं को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय क्या लिए, इसकी बात कुछ देर बाद हम लोगों को आ जाएगी सामने। बिल्कुल राघवेंद्र, और देखिए अब जो सीटें बची हुई हैं वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण रखती है। अगर तीसरे चरण पर ही नजर डालें तो समाजवादी पार्टी के लिए भी ये सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं। उनका गढ़ मानी जाती है। कई ऐसी सीटें हैं। इसके साथ ही बीजेपी उस गढ़ को किस तरह से भेदे, उस किले को किस तरह से भेदे, इस कोशिश में लंबे वक्त से लगी हुई है। जब से चुनाव खत्म हुआ है देखिए चुनाव दर चुनाव अपनी तैयारियों को और ज्यादा मजबूती देते हुए नजर आ रही है और कहीं ना कहीं ये बैठक उस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही अगर रायबरेली की सीट की बात करें और कैसरगंज सीट की बात करें, आज उम्मीदवारों का ऐलान भी हो चुका है कि कौन कौन उस सीट से लड़ने वाला है और कल रायबरेली में अंतिम तारीख भी है नामांकन की। क्या उसको लेकर भी तैयारियां या कुछ समीक्षा हो सकती है?
बेशक ऋतु, अगर हम मैनपुरी की बात करें, जो समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट है, जहां पे अखिलेश यादव की पत्नी और मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव मैदान में है, और जब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मैनपुरी से चुनाव लड़ा करते थे, अगर पिछले हम चुनाव की बात करें, उपचुनाव के अलावा, तो 50,000 के आसपास सीट वोटों से जीत दर्ज समाजवादी पार्टी ने की थी। उपचुनाव में एक भावनाएं थी और कहीं ना कहीं मुलायम सिंह जी को लेकर एक स्मृति भाव था लोगों के अंदर, उसमें एक बड़ी जीत समाजवादी पार्टी को मिली थी। लेकिन इस बार का चुनाव एकदम अलग है। जिस तरह आज के रोड शो में सीएम योगी आदित्यनाथ जब आज रोड शो मैनपुरी में कर रहे थे, जिस तरह की भीड़ उमड़ी थी, उसको देखकर और वहां मैनपुरी की जनता से बात करने से ऐसा लगता है कि लड़ाई नेक टू नेक है। हार जीत अपनी जगह कौन जीतेगा, लेकिन हार जीत का अंतर भी इस बार 40 से 50,000 के आसपास ही रहना है। किसी की लहर या किसी की बयार वहां नहीं चल रही है, बल्कि दोनों प्रत्याशी एक दूसरे को जबरदस्त फाइट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। इसके अलावा हम बात कर लें अगर अमेठी की रायबरेली की, तो इन सीटों पे कई दिनों से काफी लंबा इंतजार चल रहा था कि आखिर यहाँ पे उम्मीदवार कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी ने आज रायबरेली से अपने ही मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं डॉक्टर दिनेश प्रताप सिंह, जो पूर्व समय में कांग्रेस के नेता थे, भारतीय जनता पार्टी में अब हैं, उनको अपना प्रत्याशी बनाया है लोकसभा का। टिकट पाने के बाद उन्होंने बहुत भावुक अपील भी अपने सोशल मीडिया पे की है, और मीडिया से जब बातचीत कर रहे थे उस समय भी एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने एक दर्शाया कि जिस तरह शीर्ष नेतृत्व हमारे ऊपर विश्वास किया है, हम मर जाएंगे लेकिन इस विश्वास को तोड़ेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं से और ऐसी चर्चा है, और चर्चा क्या, लगभग फाइनल बातें ये सुनने को, जानने को मिल रही हैं कि राहुल गांधी इस बार अमेठी की जगह रायबरेली से चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे, और केएल शर्मा, किशोरी लाल शर्मा अमेठी से चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। तो इन सीटों पे भी जो रायबरेली है और अमेठी है, जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। हार जीत का जो आंकड़ा होगा वो भी लगभग 20 से 40,000 के आसपास ही होगा, क्योंकि रायबरेली में कांग्रेस के जो बड़े बड़े धड़े के नेता थे, हम अदिति सिंह की बात कर लें या दिनेश प्रताप सिंह की बात कर लें, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और अमेठी में जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, उसको देखते हुए भी लगता है कि अमेठी और रायबरेली में भी भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त टक्कर देते हुए दिखाई देगी। ठीक है राघवेंद्र, लौटूंगी आपके पास, और इस बीच आपको खबर भी दे देते हैं, हरियाणा में बीजेपी का प्लान सेट हो गया है। हरियाणा की 10 सीटों पर भी सभी की नजरें हैं। हरियाणा की 10 सीटों पर कौन किस पर भारी होगा, यह देखना होगा जब वहां पर मतदान होगा। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी है। ईशा, देखिए हरियाणा को लेकर लगातार हलचल बरकरार है, क्योंकि देखिए जब तक मतदान नहीं हो जाता है तस्वीरें साफ नहीं होती है। माना जा रहा है इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच ये कड़ा मुकाबला हो सकता है, लेकिन अभी वहां पर राजनीतिक स्थिति क्या कुछ कहती है, और जनता की जो पहुंच है वो कहीं ना कहीं, उनकी जो राय है वो ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है कि वो किस पर भरोसा जताती है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी की तरफ से यहाँ पर 10 सीटों पर सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा जिस तरीके से की गई थी, और यही वजह है कि जो बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं, 29 अप्रैल से यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, और नामांकन लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो करते नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ कांग्रेस के उम्मीदवार भी यहाँ पर नामांकन प्रक्रिया जो है उसका हिस्सा बनते हुए नजर आ रही है। आज की अगर बात करें तो कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल, जो एक समय में कांग्रेस में थे और पूर्व सांसद भी रहे हैं कांग्रेस के, और बीजेपी में शामिल हुए हैं, और बीजेपी ने उन्हें कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किया है, तो उन्होंने अपना नामांकन भरा है। और उनके नामांकन के दौरान नायब सिंह सैनी, जो कि हरियाणा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं, वो साथ में नजर आए थे। और कुरुक्षेत्र को हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सीधा मुकाबला इंडिया गठबंधन के साथ है। कांग्रेस समर्थन दे रही है आम आदमी पार्टी को, और आम आदमी पार्टी ने यहाँ से सुशील गुप्ता को चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन यहाँ पर देखिए जिस तरीके से स्टार प्रचारकों की सूची भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से पहले जारी की है, तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके अलावा 4 मुख्यमंत्रियों के नाम शामिल हैं, जिसमें सबसे ऊपर योगी आदित्यनाथ है, क्योंकि उनको सुनने के लिए जो लोग हैं काफी उत्सुक रहते हैं। और यही वजह है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा चुनावी रैली योगी आदित्यनाथ की यहाँ पर तय की गई है। योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा चुनावी रैलियां करते नजर आएंगे। अंबाला में भी उनकी रैली होगी और गुरुग्राम में भी, और कहीं ना कहीं राम मंदिर के मुद्दे को यहाँ पर
भुनाने की कोशिश की जाएगी और योगी आदित्यनाथ की रैली वहां पर भी करवाई जाएगी जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं। नूह को ले लिए, जिस तरीके से नूह हिंसा भी हमने देखी थी किस तरीके से हुई थी, तो ऐसे में उन सभी जगहों पर योगी आदित्यनाथ की रैली रखी गई है ताकि वोटरों को साधने का काम यहां पर किया जा सके, क्योंकि यहां पर लगातार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ये आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर कि धर्म के नाम पर राजनीति बीजेपी कर रही है। मुस्लिम और हिंदू को बांटने का काम इस वक्त बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, ये कांग्रेस के आरोप है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पहुंचेंगे, इसके अलावा मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर प्रचार करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दो रैलियां फिलहाल रखी गई है और कोशिश की जा रही है कि दो रैलियां करने यहां पर प्रधानमंत्री और अमित शाह पहुंचे। और देखिए, जब ये रैलियां यहां पर लगातार होंगी और उसके बाद जो चुनावी माहौल है वो भी यहां पर बदलता नजर आएगा। फिलहाल चुनावी प्रक्रिया, अगर हम बात करें नामांकन की, नामांकन प्रक्रिया यहां पर जारी है। कल की अगर बात करें तो रोहतक से अरविंद शर्मा, क्योंकि हॉट सीट देखिए रोहतक भी मानी जा रही है, हुड्डा परिवार का गढ़ माना जाता है। राज्यसभा सांसद है दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के, वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं अपने गढ़ से। 2019 में अरविंद शर्मा ने वहां बीजेपी के उम्मीदवार अरविंद शर्मा थे, उन्होंने चुनाव हराया था दीपेंद्र हुड्डा को। इस बार भी मुकाबला अरविंद शर्मा दीपेंद्र हुड्डा के साथ होगा। अरविंद शर्मा कल नामांकन भरेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं हरियाणा में रोहतक में, और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहेंगे, क्योंकि हॉट सीट है और यही वजह है कि रक्षा मंत्री भी पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जैसे जैसे चुनावी रैलियां यहां पर होंगी वैसे वैसे ये भी तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसका पल्ला भारी है, भारतीय जनता पार्टी का या फिर इंडिया गठबंधन का। बिल्कुल ईशा, और देखिए ये देखना होगा कि जनता किनके वादों और इरादों पर भी भरोसा करती है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इस दौरान सबसे ज्यादा चल रहा है, बयानबाजियों का दौर भी देखने को मिल रहा है। राघवेंद्र, आपके पास आऊंगी, चूंकि उत्तर प्रदेश में भी लगातार जिस तरीके से बयानबाजियां की जा रही हैं उसका पूरा असर जनता पर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन उस पर मैं जाऊं, लेकिन उससे पहले चूंकि गृह मंत्री उत्तर प्रदेश की राजधानी में मौजूद है, बैठक ले रहे हैं, क्या इसके आगे भी उनका तमाम कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में रहने वाला है? बेशक ऋतु, इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का कई जिलों में कार्यक्रम भी लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। कई रोड शो भी उनके हैं जो आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव की प्रक्रिया चलेगी फेज वाइज उनका रोड शो भी होगा, रैलियों में संबोधन होगा। क्योंकि अमित शाह और पीएम मोदी केंद्र की बात करें और इसके अलावा राजनाथ सिंह, ये वो नेता हैं जिनके सर्वाधिक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में लगाए गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती भी है कि दिल्ली का रास्ता यूपी होकर जाता है, तो यूपी को हमें पूरे दमखम के साथ जीतना है, लड़ना है, तो हमको मेहनत करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं तैयारियों के क्रम में अमित शाह को आज लखनऊ भेजे भी है। आज की बैठक के बाद ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि अमित शाह का किन किन जिलों में कार्यक्रम लगने हैं। और आने वाले समय में अभी जैसे पीएम मोदी का भी कार्यक्रम काशी में होना है, इसके अलावा चर्चा है कि गोरखपुर में भी उनका कार्यक्रम होगा, अयोध्या में कार्यक्रम होगा। 5 तारीख को पीएम मोदी अयोध्या आ भी रहे हैं। तो इस तरह का जो कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी एकदम फेज वाइज, मंडल वाइज या जिले वाइज कहा जाए, उनके किन नेताओं को कहां भेजना है, किन नेताओं के संबोधन से कितना फायदा होना है, कहां कहां पे सीएम योगी को भेजना है, उनकी रणनीति स्पष्ट है, उनके इरादे स्पष्ट हैं, कहां किसको क्या बोलना है। और उसी के क्रम में भारतीय जनता पार्टी की तैयारी भी चल रही है। और जो बयानबाजी की बात आपने कही, तो बयान दिए जा रहे हैं, चाहे हम सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात कर लें या बसपा सुप्रीमो मायावती की बात कर लें, इन नेताओं के पास खास करके 2-3 राग हैं। आरक्षण की बात करना, जाति जनगणना की बात करना, इसके अलावा गरीबों की बात करना, किसानों की बात करना। बिल्कुल राघवेंद्र, और देखिए इस बीच अखिलेश यादव कहते हैं डाटा और आटा दोनों फ्री देंगे अगर उनकी सरकार आती है तो।
बेशक खैर चुनाव जीतने के लिए कोई भी पार्टी लंबा चौड़ा वादा कर सकती है, लेकिन इस तरह के जो वादे होते हैं फ्री वाले, वो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, वो भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बहुजन समाजवादी पार्टी हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो, फ्री की चीजें देना प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए और देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक होता है। अगर आप फ्री में देंगे, फ्री में ही सब कर देंगे, तो सबसे अच्छा है कि एक नियम बना दीजिए कि हम सभी को फ्री में देंगे, तो फिर देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, उत्तर प्रदेश या किसी अन्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। और फ्री का जो ऑफर होता है चुनाव में, वो एक तरह से ऐसी रकम है कि हम आकर्षित करते हैं वोटर को कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम आपको फ्री में देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि समाजवादी पार्टी अगर केंद्र की सत्ता में इंडी गठबंधन आता है तो समाजवादी पार्टी को क्या वो स्थान मिलेगा कि वो अपने मैनिफेस्टो में जो बातें ला रही हैं उसे केंद्र की सरकार लागू करे? क्योंकि इंडी गठबंधन में जो सबसे बड़ी विडंबना है कि 4-5 राजनीतिक दल अपना अलग अलग एजेंडा लाए हैं इस चुनाव के लिए कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे, और सबके एजेंडे अलग अलग हैं, एक नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम जो वादे कर रहे हैं, हम जो रैलियों में संबोधन दे रहे हैं, क्या वो संभव है? तो उत्तर मिलता है कि नहीं। तो वादे हैं, ये चुनावी वादे हैं, इन वादों पे न जनता जाने वाली है और न गुमराह होने वाली है। जनता का मन बन चुका है कि हमें देश का पीएम किसे चुनना है और हमें किसे वोट करना है। बिल्कुल ईशा, मैं आपके पास आऊंगी। चूंकि लगातार सनातन की बात हो रही है और सनातन को लेकर आज भी एक बयानबाजी देखने को मिली जहां मल्लिकार्जुन खड़गे शिव और राम की तुलना करते हुए नजर आते हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में उसका जवाब भी मिलता, सीएम योगी आदित्यनाथ उसका जवाब देते हैं। क्या सनातन का जो मुद्दा है, जो जातिगत और धर्म आधार पर मुद्दा उठाया जा रहा है, हरियाणा में उसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिल रहा है या फिर वहां के स्थानीय या राष्ट्रीय मुद्दों को ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं लोगों को? देखिए, उत्तर भारत की अगर खास तौर से बात करें तो यहाँ पर जो धार्मिक मुद्दे हैं उन पर ही वोट पड़ने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव हैं। और जिस तरीके से अगर हम श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की बात कर लें तो यहाँ पर अगर आप लोगों के बीच भी जाएंगे, अगर चुनावी मुद्दा भी उनसे पूछेंगे तो उनका साफ तौर से कहना है कि इस बार का जो वोट है रामलल्ला के नाम पर ही पड़ेगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस तरीके के जो शब्द हैं ये जनता कहती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से आप मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर रहे हैं, और आपने ये भी सुना होगा राहुल गांधी भी कहते नजर आए थे कि जब राम लल्ला अपने महल में विराजे थे और जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई थी तो वहां पर वीआईपी लोग नजर आए थे और गरीब किसान तबके के लोग नजर नहीं आए थे। और यहाँ तक कि उन्होंने राष्ट्रपति का नाम भी ले लिया था और हमने देखा कि किस तरीके से राष्ट्रपति भी पहुंची अयोध्या। लेकिन उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी बड़े ही बखूबी तरीके से देती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से मैं आपसे जिक्र कर रही थी योगी आदित्यनाथ का, या फिर हम बात कर ले मोहन यादव का, ये दो बड़े वो मुख्यमंत्री हैं जो लगातार अपने भाषण में श्री राम का जिक्र करते नजर आ रहे हैं। और इनकी जो चुनावी रैलियां हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा रखी गई है और कहीं ना कहीं इसी मुद्दे को भुनाने की यहाँ पर कोशिश बीजेपी करेगी। क्योंकि अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा वो धरती है जहां से महाभारत का जो युद्ध है, वहां पर गीता का जो सार श्री कृष्ण ने अर्जुन को पढ़ाया था, उस धरती को माना जाता है हरियाणा की। और यहाँ पर पूरा जो वोट है वो धर्म और जाति के नाम पर ही यहाँ पर बंटने वाला है। क्योंकि ये लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव नहीं है। तो लोकसभा चुनाव में चेहरा भारतीय जनता पार्टी पहले ही कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी हैं और कमल का फूल हैं। तो जनता भी अपना एक मत बना चुकी है कि जिस तरीके से अगर हम श्री राम, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस भी लगातार ये कहती नजर आ रही है कि आधे अधूरे मंदिर को इसलिए जो आधे अधूरे मंदिर का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि चुनाव नजदीक थे। लेकिन जिस तरीके से जो जनता है वो इसका जवाब देती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे लग रहा है कि चुनावी रैलियों में भी ये मुद्दा जो धार्मिक मुद्दा है वो गरमाने वाला है। और क्योंकि उत्तर भारत जो है पूरी तरीके से यहाँ पर जो हिंदू बेल्ट है वो ज्यादा यहाँ पर जो लोग हैं वो नजर आते हैं। तो ऐसे में जो लोग हैं उनका वोट भी इस तरीके से विभाजित यहाँ पर होने वाला है। और बीजेपी ने पूरी रणनीति इस तरीके से बनाई है कि जो मुस्लिम बहुबल इलाका भी है वहां पर भी हिंदुत्व का झंडा गाड़ सके। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी पर यह हमेशा ही आरोप लगता है कि चुनाव में हिंदुत्व और कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। लेकिन उत्तर भारत में आप हिमाचल के, क्योंकि
पंजाब, हिमाचल और हरियाणा की बात जी। करें तो यहाँ पर अब चुनाव होने हैं, छठे चरण में हरियाणा में और अंतिम चरण में हिमाचल में। तो जी। हरियाणा ही नहीं बल्कि अगर हम हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी जो है धार्मिक जो मुद्दा है वो अहम रहने वाला है, और साथ ही साथ हिमाचल में भी। जी बिल्कुल राघवेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि धार्मिक मुद्दों की बात हो रही है और जिस अयोध्या धाम की बात पूरे देश में हो रही है उससे प्रभावित उत्तर प्रदेश कहां उससे दूर रह सकता है। लगातार अगर किसी से भी कुछ भी पूछा जाए तो सबसे पहले राम मंदिर का जिक्र आता है, और जब एक तरफ कांग्रेस कहती है कि शिव राम को हराएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हुए नजर आते हैं, तो उसका जवाब भी उत्तर प्रदेश से ही दिया जाता है। क्या जनता इन सारी चीजों को समझ रही है या सब राजनीतिकरण किस तरह इन मुद्दों को किया जा रहा है उससे बखूबी जानती है? ऋतु, अगर हम धार्मिक मुद्दों की बात करें कि राजनीति में कितने सफल होंगे कितने असफल होंगे, तो धार्मिक मुद्दों को लेकर जिस तरह से धर्म के प्रति, खासकर हिंदुत्व के प्रति जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विकास कार्य किए गए हैं, जनता ऑटोमेटिक झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो रख ही रही थी। इसी बीच सलमान खुर्शीद की भतीजी मरियम खान के द्वारा जो बयान आया वोट जिहाद का, उसका बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस को तो हुआ ही, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरह से जो हिंदुत्व की धार है, एक हम अयोध्या की बात कर लें, काशी की बात कर लें, चित्रकूट की बात कर लें, नैमिषारण्य की बात कर लें, विंध्याचल की बात कर लें, ये वो धार्मिक स्थान है, चाहे मथुरा की बात कर लें, जहाँ पे पूरा हिंदू वोटर भारतीय जनता के पार्टी तो झुकाव रखा ही था। लेकिन ये जो बयान आया कांग्रेस के तरफ से वोट जिहाद वाली, उसके बाद से और भारतीय जनता पार्टी को फायदा दिखता हुआ धार्मिक मसले पे दिखाई दे रहा है। और उसका फायदा इसलिए भी मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उस के प्रति काफी कुछ काम भी किया है। 500 साल से 200 साल से जो मामले लंबित हुआ करते थे, राजनीति के अखाड़े में एकदम तब्दील हो गए थे कि पार्टियां उसको करना नहीं चाहती थी, कोर्ट के माध्यम से डिले करने का लगातार प्रयास किया जाता था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद से ये वो बिंदु हैं जो सफल हुए, और कहीं ना कहीं से अयोध्या का राम मंदिर देश ही नहीं, खैर विदेशों तक में अपनी धूम मचाए हुए है, और सारे हिंदू जो भगवान राम के प्रति आस्था रखते हैं वो आज भी आने के लिए तैयार हैं, या लाखों की संख्या में प्रतिदिन अयोध्या में लोग आ रहे हैं। जिस तरह से कुंभ में जी दिव्य भव्य कुंभ जब हुआ था उसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला, उसी तरह इस बार के चुनाव में अयोध्या, काशी, मथुरा का भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और इसका कुछ कारण तो विपक्ष के नेता भी हैं, जिस तरह के वो बयान देते हैं उससे हिंदू और पोलराइज होते हैं। और आप दूसरे फेज से देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी भी अब हिंदू मुसलमान की बात करने लगे हैं, और कहीं ना कहीं से जब कांग्रेस मुसलमानों के वोट की बात की कि मुसलमान बटे नहीं, एक जगह वोटिंग करें, तो पीएम मोदी भी हिंदुओं की बात, हिंदुत्व की बात करना शुरू किए। और ये पोलराइजेशन अब दूसरे चरण के बाद से स्पष्ट दिखाई भी दे रहा है। और जो इन धार्मिक प्लेसों पे जिस तरह के काम हुए उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलते हुए दिखाई भी दे रहा है। बिल्कुल राघवेंद्र, देखिए भारतीय जनता पार्टी तमाम मुद्दों को किस तरह से भुनाना है, जो लगातार कांग्रेस ये कोशिश करती है कि उन मुद्दों को उठाए, लेकिन उन्हीं मुद्दों से बीजेपी अपने लिए हथियार बनाते हुए नजर आती है, और उस हथियार को किस तरह से जनता के सामने रखना है वो भी बखूबी जानती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। तो 24 का रण सजा हुआ है, 2 चरण बीत चुके हैं, अभी कई चरण बाकी हैं, लेकिन तैयारी तीसरे चरण की है, और जनता से अपील भी है तीसरे चरण में बढ़ चढ़कर मतदान करने अपने घर से निकले। फिलहाल इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नेटवर्क 10 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।